हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में समास के परिभाषा और उसके विभागीकरण के बारे में पढ़ रहे थे और अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास को जो 6 भेद माने जाते हैं उसमें से हम क्या पढ़ रहे थे। कर्म और करण तत्पुरुष पढ़ रहे थे ना। और क्या पढ़ रहे थे कि अव्ययभाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि रहने से हम पहचान पाते हैं ये अव्ययभाव समास है। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल क्या दूंगी। यदि मैं दूंगी प्रति धन दिन, प्रति धन दिन, तो क्या होगा प्रतिदिन। क्या होगा प्रतिदिन। प्रतिदिन को यदि मैं विग्रह करूंगी तो क्या होगा प्रत्येक दिन। समझ में आ रहे हैं, प्रत्येक दिन। चलिए और क्या पढ़ रहे थे, और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ रहे थे कि तत्पुरुष समास में क्या होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और क्या होता है दोनों पदों के बीच क्या होता है, कारक चिन्ह लुप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल लूँगी, क्या लूँगी, राजा का, क्या लूँगी, राजा का कुमार, राजा का कुमार क्या होगा, राजा का कुमार। तो राजा का कुमार क्या हो गया, राजकुमार। क्या होगा, राजकुमार। तो यहाँ पर क्या हो गया, कारक चिन्ह क्या है, का। तो यदि हम विग्रह कर रहे हैं तो राजा का कुमार होता है। यदि हम उसको समस्त पद में बना रहे हैं तो क्या होगा, राजकुमार। तो यहाँ पर कौन सी चिन्ह लुप्त हो जाता है, कारक का चिन्ह लुप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो और क्या पढ़ा, और क्या हम पढ़ रहे थे कि तत्पुरुष समास को जो 6 भागों में जो विभक्त किया गया है तो उसमें से कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष के बारे में पढ़ रहे थे। कर्म तत्पुरुष में क्या हो रहा था कि इसमें कर्म कारक के चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त, ये सब पढ़ रहे थे जो कि द्वितीय तत्पुरुष है। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे, करण तत्पुरुष पढ़ रहे थे जो कि तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें से के द्वारा का जो विभक्ति चिन्ह है वो लुप्त हो जाता है। जैसे करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण, भय से व्याकुल, भयाकुल, रेखा से अंकित, रेखांकित, ये सब हम पढ़ रहे थे ना। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, संप्रदान तत्पुरुष। समझ में आ रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, संप्रदान तत्पुरुष, जिसको हम चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं, तो संप्रदान तत्पुरुष किसको कहते हैं ना, जिस समास में क्या होता है ना, विग्रह करते समय के लिए जो विभक्ति चिन्ह है, जो के लिए, तो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। तो समझ में आ रहे हैं। तो संप्रदान तत्पुरुष जो विभक्ति चिन्ह है, तो क्या है संप्रदान तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह, के लिए। याद रखेंगे, के लिए। तो जिस समास में विग्रह करते समय के लिए लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाता है। समझ में आ रही है। देखिए के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो लुप्त हो जाती है। समझ में आ रही। तो एक एग्जाम्पल लूँगी, तो क्या लूँगी, प्रयोगशाला। क्या लूँगी, प्रयोगशाला। देखिए यहाँ पर ए लाइन में ये एग्जाम्पल देखिए, ये यहाँ पर विग्रह किया गया है और यहाँ पर क्या किया गया है, समस्त पद में किया गया है। तो समस्त पद में करा गया है। तो यहाँ पर विग्रह को देखिए और समस्त पद को देखिए। यहाँ पर लिखा क्या है, प्रयोग के लिए शाला। तो क्या होगा, प्रयोगशाला। समझ में आ रही। तो यहाँ पर देखिए
विग्रह करते समय के लिए था। और यदि और इसको हम यदि समस्त पद में करेंगे तो यहाँ पर जो प्रयोगशाला हो गया, तो के लिए जो विभक्ति चिन्ह है जो चतुर्थी तत्पुरुष में, तो क्या हो गया, लुप हो गया। समझ में आ रही है। और स्नान के लिए घर, तो क्या हुआ, स्नान घर के लिए लुप हो गया। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। गौ के लिए शाला, गौशाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। और क्या होगा, और आप बताइए और क्या एग्जाम्पल है जो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा, और क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संप्रदान तत्पुरुष के और क्या एग्जाम्पल है। और मैं एक लूँगी, क्या लूँगी, आवेदन पत्र। संप्रदान तत्पुरुष के एक एग्जाम्पल लूँगी, आवेदन पत्र। यदि हम उसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, आवेदन के लिए पत्र। समझ में आ रही है। और क्या होगा, स्नान घर, स्नान के लिए घर, तो यहाँ पर दिया गया है। और क्या लूँगी, गुरु दक्षिणा, क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। और क्या होगा, सभा भवन होगी, हाँ सभा भवन भी होगी। क्या होगा, सभा के लिए भवन। मंत्रालय, मंत्रणा के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। और क्या होगा, और जो होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, आवेदन तत्पुरुष। क्या हुआ, आवेदन तत्पुरुष पढ़ेंगे, जिसको हम पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। समझ में आ रही है। तो अपादान तत्पुरुष जो है उसको हम क्या कहेंगे, पंचमी तत्पुरुष, जो कि पंचमी विभक्ति अपादान तत्पुरुष में, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगा जाता है, पंचमी विभक्ति लगा जाता है अपादान में। और उसको हम अपादान तत्पुरुष को और हम क्या कहेंगे, पंचमी तत्पुरुष। और संप्रदान तत्पुरुष और भी क्या होगा, रणभूमि होगा ना, रण के लिए भूमि। पुस्तकालय होगा ना, जो कि पुस्तक के लिए आलय। तो देखिए अपादान तत्पुरुष जिसको हम पंचमी तत्पुरुष कहते हैं। तो अपादान तत्पुरुष किसको कहते हैं, जिस तरह संप्रदान तत्पुरुष में के लिए कारक चिन्ह क्या होता है, लुप होता है, उसी तरह अपादान तत्पुरुष समास में क्या होगा, से का लुप होगा, जो कि अलग होना से। तो से का विभक्ति चिन्ह जो से है, तो उसको हम क्या करेंगे, समस्त पद जब होगा, विग्रह के बाद यदि हम समस्त पद में बनाएंगे तो ठीक से कारक चिन्ह लुप होगा। समझ में आ रही है। से का मतलब क्या है, अलग होने का भाव जो है से। समझ में आ रही है। तो अपादान तत्पुरुष किसको कहते हैं ना, जिस समास में से विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर, विग्रह करते समय, जिसका अर्थ अलग होना, अलग होना या अलग हो जाता है, या से विभक्ति अलग होना का जो अर्थ क्या, अर्थ का भाव जो निकलता है से, तो उसको हम यदि विग्रह करते समय क्या होता है, तो से का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, अर्थ लगता है। यदि हम उसको समस्त पद में परिवर्तन करेंगे तो उसमें से विभक्ति चिन्ह क्या होगा, लुप होगा। तो लुप हो जाता है तो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ में आ रहा है। और ये जो और भी एक बात याद रखेंगे, जो कि कोई जो संज्ञा बताओ कि सर्वनाम जो दूसरे संज्ञा कोई संज्ञा या सर्वनाम जब दूसरे संज्ञा सर्वनाम से अलग हो रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो समास होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वहाँ पर अपादान होता है। तो अपादान और भी एक परिभाषा है कि कोई संज्ञा सर्वनाम जब दूसरे संज्ञा सर्वनाम से अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो समास होगा उसको हम क्या कहेंगे, अपादान कहेंगे। समझ में आ रही है। तो अपादान तत्पुरुष के एक लेंगे, जो कि से विभक्ति चिन्ह होता है कहाँ पर, विग्रह करते समय। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, धन से हीन मतलब धनहीन,
तो यहाँ पर विग्रह करते समय क्या हुआ, यहाँ पर विग्रह करते समय क्या होगा, से का आगमन हो रहा है। और यदि हम समस्त पद में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर से का जो विभक्ति चिन्ह क्या हो गया, लोप हो गया। तो लोप होकर क्या हो गया, धनहीन। तो यहाँ पर जो पद से भ्रष्ट पथभ्रष्ट, पद से च्युत पदच्युत, देश से निकाला देश निकाला, ऋण से मुक्त ऋण मुक्त, गुण से हीन गुणहीन, पाप से मुक्त पाप मुक्त, जल से हीन जलहीन। तो ये सब क्या है पंचमी तत्पुरुष। समझ में आ रही है, ये सब क्या है, पंचमी तत्पुरुष। और भी पंचमी तत्पुरुष के एग्जाम्पल दीजिए। पदच्युत होगा, पद से च्युत, जिसको हम क्या कहेंगे, हटाना। और क्या होगा, मार्गभ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। और क्या होगा, अनिर्बुद्ध, सेवा से निर्बुद्ध। और क्या होगा, जन्मांध, जन्म से अंध। समझ में आ रही है। और क्या होगा, नेत्रहीन, लेकिन नेत्र से हीन कहते हैं। जल शून्य, जल से शून्य। और गर्भ शून्य, गर्भ से शून्य। और क्या कहेंगे, आशातीत, आशा से अतीत, इसको हम परे कहते हैं। और क्या कहेंगे, हतश्री, श्री से हत, श्री से हत, देखो हीन कहते हैं। और क्या कहेंगे, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, उसको क्या कहेंगे, कामचोर। समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, संबंध तत्पुरुष के बारे में। तो संबंध तत्पुरुष किसको कहते हैं ना, संबंध तत्पुरुष, जिसको हम षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। तो संबंधी तत्पुरुष में कौन से विभक्ति चिन्ह लगा जाता है, का की, ये संबंध को सूचाता है, का की। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष किसको कहते हैं ना, जिस तत्पुरुष समास में का की विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है, या विग्रह करते समय का की विभक्ति का क्या होता है, प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष कहते हैं। समझ में आ रहे हैं ना। यदि हम संबंध तत्पुरुष में तो जो का की जो विभक्ति चिन्ह है, तो यदि हम समस्त पद में यदि क्या होगा, जो कारक की विभक्ति चिन्ह संबंधी तत्पुरुष में विग्रह, समस्त पद में कारक चिन्ह का जो संबंधी तत्पुरुष जो कारक चिन्ह है, तो क्या होता है, लोप होता है। और यदि हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय क्या होता है, जो कारक चिन्ह का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही है। तो समझ में आ रही है कि संबंध तत्पुरुष किसको कहते हैं ना, जिस तत्पुरुष समास में का की विभक्ति का लोप हो या विग्रह करते समय का की का विभक्ति का प्रयोग किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, संबंध तत्पुरुष। एग्जाम्पल लेंगे, क्या लेंगे, राजा का पुत्र। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, राजा का पुत्र, तो क्या हो गया, राजपुत्र। तो का विभक्ति चिन्ह लोप हो गया। उसी तरह राजा का आज्ञा, राजाज्ञा, तो ये यहाँ पर भी का विभक्ति चिन्ह लोप हो गया। उसी तरह क्या होगा, शिव का आलय, सेवालय, तो यहाँ पर का की का जो विभक्ति चिन्ह है, तो क्या हो रहा है, लोप होता है, लोप हो रहा है। समझ में आ रही है। और क्या होगा, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, पर के अधीन, पराधीन, राजा का कुमार, राजकुमार। और क्या होगा, देश की रक्षा, देश रक्षा, देश रक्षा, शिव का आलय, शिवालय, गृह का स्वामी, गृहस्वामी, विद्या का सागर, विद्यासागर। समझ में आ रही है। और क्या होगा, जो संबंध तत्पुरुष समास के जो उदाहरण है, तो क्या है, हम यदि कहेंगे राजमाता, तो क्या होगा, यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा की माता, तो राजमाता, तो की का विभक्ति लोप हो गया ना। इसी तरह कन्यादान, कन्या का दान। उसी तरह ऋषि कन्या, ऋषि कन्या क्या होगा, ऋषि की कन्या। उसी तरह नगर शहर क्या होगा, नगर का शहर। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। और क्या होगा, रक्तदान, रक्त का दान। और क्या होगा, विश्वास पात्र, विश्वास का पात्र। और सभापति, सभा का पति। और रणवीर, रणवीर को यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रण का वीर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि का की का विभक्ति समस्त पद में कैसे लोप हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अधिकरण तत्पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। तो अधिकरण तत्पुरुष क्या है
ना अधिकरण तत्पुरुष को हम क्या कहेंगे? सप्तमी तत्पुरुष। क्या कहेंगे? सप्तमी तत्पुरुष, जिसमें में और पर जो विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण तत्पुरुष में जो में और पर विभक्ति चिन्ह है, तो जब हम समस्त पद में परिवर्तन करते हैं, समस्त पद करते हैं, तो वहाँ पर में पर जो विभक्ति चिन्ह है क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो समझ में आ रही है? तो अधिकरण तत्पुरुष किसको कहते हैं ना? अधिकरण तत्पुरुष में में पर विभक्ति का लोप हो, यानी में पर विभक्ति नहीं हो, उसे हम अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। क्या क्या है अधिकरण तत्पुरुष कहेंगे? देखिए एग्जाम्पल देखिए, सुख में मग्न। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, देखिए सुख में मग्न, तो क्या होगा? सुख मग्न हो गया, तो यहाँ पर जो में है तो समस्त पद में में का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? लोप हो गया। उसी तरह पुरुष में उत्तम, पुरुषोत्तम, आप पर बीती, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश, और क्या होगा? और क्या है? लुक में प्रिय, लुक प्रिय। यहाँ पर देखिए ए लाइन में, लुक में प्रिय, लुक प्रिय, धर्म में वीर, धर्मवीर, कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ, आनंद में मग्न, आनंद मग्न। समझ में आ रही है? ये सब अधिकरण तत्पुरुष में आ रहे हैं। और क्या एग्जाम्पल होगा ये अधिकरण तत्पुरुष में? क्या होगा? क्या होगा? यदि मैं कहूँगी कवियों में श्रेष्ठ, तो क्या होगा? कवि श्रेष्ठ। और क्या होगा? मुनियों में श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ। और क्या होगा? कला में जो उस्ताद है उसको हम क्या कहेंगे? कला उस्ताद, उसको हरपन मौला कहते हैं। और सिर में दर्द, उसको क्या कहते हैं? सिर दर्द। समझ में आ रही है? तो ये सब अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आ रहे हैं। और बताइए कि अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत और क्या है? यदि हम कहेंगे शिलालेख, क्या होगा? शिला में लेख। और क्या होगा? यदि मैं कहूँगी शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण, घुड़सवार, घोड़े में सवार। और क्या होगा? रणवीर, रण में वीर। समझ में आ रही है? तो ये सब क्या है? अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आ रहे हैं। और क्या देखिए यहाँ पर नोट क्या लिखा गया है? देखिए तत्पुरुष समास के उपरयुक्त, यहाँ पर इस लाइन में देखिए तत्पुरुष समास के उपरयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी है, जिसमें प्रमुख में नंज तत्पुरुष समास भी है। तो नंज तत्पुरुष समास में क्या है ना? नंज तत्पुरुष समास में जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक हो या नकारात्मक सूचक हो, जैसे अ, अन, न, ना, गैर आदि लगे हो, जैसे अधर्म, न धर्म, जिसकी धर्म नहीं है, न धर्म, उसको क्या कहेंगे? अधर्म। सेमती न इष्ट, अनिष्ट, न आवश्यक, अनावश्यक, न पसंद, नापसंद, न वाजिब, गैर वाजिब। तो ये सब क्या है? नंज तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। ये एग्जाम में आएंगे। तो ये नंज तत्पुरुष किसको कहते हैं? अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण दीजिए और दे देंगे। और क्या एग्जाम में आएंगे? अनावश्यक, अनावश्यक किस समास में अंतर्गत है? तो नंज तत्पुरुष समास में। यदि हम, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि बिना विग्रह से हम नहीं पहचान पाएंगे ये कौन सी समास के अंतर्गत है। तो हम विग्रह करेंगे, पहले हम विग्रह करेंगे, उसके बाद उसको पहचानेंगे ये कौन से समास के अंतर्गत है। इसीलिए जितने समास है उसके परिभाषा के बारे में जानने जरूरी है। समझ में आ रही है? नेक्स्ट चलेंगे। और उसके बाद क्या है? कर्मधारय समास, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कर्मधारय समास जो है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में कर्मधारय समास आ रहे हैं। तो कर्मधारय समास अच्छे से देखेंगे, उसके परिभाषा, उसके एग्जाम्पल, उसके नियम जो है, उसके बारे में बारंबार क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हमको इजी लगेगा कि ये कर्मधारय समास के बारे में। चलिए कर्मधारय समास क्या है ना? कर्मधारय समास यहाँ पर देखिए लाइन में,
कर्मधारय समास किसको कहते हैं? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब जो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय हो, मतलब पूर्व पद में उपमान रहेगा और उत्तर पद में उपमेय रहेगा। और क्या होगा ना, पूर्व पद में विशेषण रहेगा या उत्तर पद में विशेष्य रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। और क्या, और कर्मधारय समास को पहचानने के लिए और क्या है ना, विग्रह करने पर दोनों के पद मध्य में है जो के समान आदि का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कमल के समान चरण हो, समझ में आ रही है? तो कमल के समान चरण हो तो इस क्या हो गया? चरण कमल। देखिए यहाँ पर ये उत्तर पद है, यहाँ पर पूर्व पद है, तो यहाँ पर देखिए चरण कमल, समझ में आ रही है? तो चरण मतलब क्या है? जो पैर, जो चरण कमल, तो चरण जो है किसके साथ तुलना किया गया है? चरण को कमल के साथ। तो यहाँ पर कहा गया ना, जो उत्तर पद में क्या होगा? पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय, समझ में? कमल के समान चरण, तो देखिए उत्तर पद में उपमान, पूर्व पद में उपमेय। हाँ देखिए पूर्व पद में क्या होगा? यहाँ पर विग्रह करते समय देखिए पूर्व पद में क्या है? कमल, और उत्तर पद में क्या है? चरण। तो पूर्व पद में क्या है? उपमान है ना पूर्व पद में, और उत्तर पद में क्या है? उपमान है। तो इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चरण कमल। समझ में आ रही है? नेक्स्ट आ जाएंगे। और क्या है एग्जाम्पल? कनकशीलता, कनकलता, जे कि क्या होगा? विशेष, यदि हम ये सब क्या है? विशेषण विशेष्य भी यदि हम कहेंगे, विशेषण क्या है? सुंदर, और विशेष्य क्या है? राधा। यदि एग्जाम्पल लूँगी, राधा सुंदर लड़की है, अरे एग्जाम्पल लूँगी, राधा सुंदर लड़की है, क्या है? लड़की है। देखिए यहाँ पर जो राधा सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर राधा सुंदर, समझ में आ रही है? तो यहाँ पर विशेष्य कौन है? यहाँ पर राधा क्या है? विशेष्य, और सुंदर क्या है? विशेषण। तो राधा को कौन विशेषित करता है? सुंदर। राधा कैसे सुंदर है? तो राधा सुंदर, तो राधा सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर राधा क्या हो गया? विशेष्य, और सुंदर क्या हो गया? विशेषण। तो यहाँ पर और भी कर्मधारय समास के नियम है, जो क्या होगा? विशेषण विशेष्य है होगा, और उपमान उपमेय होगा। जो कि चांद और मुख के साथ तुलना किया गया है, मुख को किसके साथ तुलना किया गया है? चांद के साथ। उसी तरह उसको, मुख को हम क्या कहेंगे? उपमेय, और चांद को हम क्या कहेंगे? उपमान के समान। और रूपक, रूपक और क्या कहेंगे? रूपी, जो रूपक कर्मधारय है। तो यहाँ पर क्या पता चला जाता है कि कर्मधारय समास के कितने भेद माना जाता है? 3 भेद। क्या क्या है? विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय और रूपक। समझ में आ रही है? तो और क्या, और यदि हम जानेंगे, और क्या जानेंगे कर्मधारय समास में, तो हम नियम क्या पता चला कि विशेषण विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य एक एग्जाम्पल लेंगे। पहले हम विशेष्य विशेषण लेंगे। जो नियम है कर्मधारय में, पहले क्या? विशेष्य, पूर्व पद में विशेष्य, और उत्तर पद में क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। तो ये पूर्व पद में विशेषण रहेगा और विशेषण उत्तर पद में विशेषण रहेगा। एक मैं एग्जाम्पल लूँगी, नील गाय। क्या लूँगी? नील गाय लूँगी। यदि हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नील है जो गाय, नील है जो गाय। तो यहाँ पर देखिए नील है जो गाय, तो गाय को क्या किसने विशेषित करता है? नील ने। तो गाय को किसने विशेषित करता है? नील ने। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा? जो कि जो विशेषण विशेष्य है, तो यहाँ पर
पूर्व पद में क्या है? पूर्व पद में विशेषण है और पर पद में विशेष्य है। उसी तरह और एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे? नीला आकाश यदि हम लेंगे तो क्या होगा? नीला है जो आकाश। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हो गया? पूर्व पद में क्या है? विशेषण है और पर पद में व उत्तर पद में आकाश है। देखिए विशेषण है, सॉरी, पूर्व पद में विशेषण है और पर पद में व उत्तर पद में क्या है? विशेष्य है। उसी तरह मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, तो मंद बुद्धि में क्या है? मंद बुद्धि है, मंद है जो बुद्धि, तो बुद्धि क्या है? मंद है, तो मंद क्या हो गया? विशेषण हो गया और बुद्धि क्या हो गया? विशेष्य हो गया। उसी तरह परमाणु, परम है जो क्या? अणु, तो इसको क्या कहेंगे? परमाणु। और क्या? महात्मा, महान है जो आत्मा। समझ में आ रही है? महात्मा क्या होगा? महान है जो आत्मा, महात्मा। और महाभुज किसको कहते हैं? महान है जो भुज। और क्या कहेंगे? ज्वालामुखी, ज्वाला क्या? समान है जो मुख, तो ज्वालामुखी किसको ज्वालामुखी कहते हैं। और कर्मधारय समास जो विशेषण विशेष्य जो अंतर्गत है, जो कर्मधारय समास, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और क्या एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम जाएंगे उपमान उपमेय। उपमान उपमेय कर्मधारय समास हम जाएंगे। और क्या है? उपमान उपमेय कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। उपमान उपमेय कर्मधारय समास क्या है? जो कि क्या है? जो पूर्व पद में क्या होगा? उपमान, पर क्या? हाँ, पूर्व पद में उपमान और जो उपमेय क्या है? उत्तर पद में उपमेय रहेगा। एक एग्जाम्पल लूंगी, उपमेय उपमान उपमेय के एग्जाम्पल। उपमान पूर्व पद में उपमान, उत्तर पद में उपमेय। एग्जाम्पल लूंगी, क्या होगा? यदि मैं लूंगी मृगनयन, क्या लूंगी? मृगनयन। यहाँ पर देखिए नयन कैसी तरह नयन है? मुर्ग तरह नयन है, मतलब मुर्ग के समान नयन, मुर्ग के समान नयन। तो मुर्ग क्या हो गया यहाँ पर? उपमान। नयन क्या हो गया? उपमेय, क्योंकि नयन जो है किसके साथ तुलना किया गया है? मुर्ग के साथ तुलना गया है। लेकिन नयन किस तरह है? मुर्ग के नयन के समान है, तो मुर्ग के समान जो नयन है उसको हम क्या कहेंगे? मुर्ग नयन। तो पूर्व पद में क्या हुआ? उपमान और उत्तर पद में उपमेय। तो समझ में आ रही है? उससे और भी एग्जाम्पल है उपमान उपमेय। क्या होगा? वज्र देह, वज्र के समान देह। और क्या होगा? कर कमल, कमल के समान कर। और पाषाण हृदय, पत्थर के समान हृदय, तो उसको हम पाषाण हृदय कहेंगे। और क्या? तुषार के समान धवल, तुषार धवल कहेंगे। और अरविंद रूपी मुखरविंद। और लता के रूपी देह, क्या होगा? देह लता जी के रूपक कर्मधारय ये सब आ रहे हैं। रूपी जहाँ पर लगा गया है ये सब रूपक कर्मधारय समास है। और क्या है? कमल रूपी चरण, चरण कमल। समझ में आ रही है कि उपमान उपमेय कर्मधारय विशेषण विशेष्य जो कर्मधारय, समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? पहले हम जानेंगे द्विगु समास क्या है। यहाँ पर देखिए द्विगु समास 4 नंबर पॉइंट। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिस समस्त पद का पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक विशेषण हो, और वह द्विगु समास कहलाता है। उसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। तो हम द्विगु समास में क्या समझ में आ रहे हैं कि पूर्व पद संख्यावाचक हो और या समाहार या समूह को सूचित करता है, तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद क्या है? संख्यावाची, और इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, उसको हम द्विगु समास कहेंगे। चलिए विग्रह करेंगे। जो एग्जाम्पल है तो विग्रह करेंगे। तो क्या होगा? यदि मैं लूँगी दुपट्टा, क्या लूँगी एग्जाम्पल?
दुपट्टा, दुपट्टा लूँगी। देखिए दुपट्टा, इसको हम यदि विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जो दुपट्टा है यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? दो पट्टू का समूह। क्या होगा? दो, जो दो पट्टू का समूह, दुपट्टा। दुपट्टा, तो दुपट्टा को हम यदि विग्रह करेंगे तो क्या होगा? दो पट्टू, दो पट्टू का समूह। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है? पूर्व पद में क्या है? संख्यावाचक और और क्या होगा इसमें? समूह और समाहार का जो ज्ञान देगा तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। जहाँ पर दो पट्टू का समूह, तो संख्यावाचक है और समूह का अर्थ निकलता है, तो उसको हम द्विगु समास कहेंगे। जो कि दुपट्टा, दो पट्टू का समूह, दुपट्टा। समझ में आ रही है? और क्या होगा इसमें? संख्यावाचक। तो ये जो क्या है, जो द्विगु समास का और भी परिभाषा है, तो समझ में आ रही है कि पूर्व पद में क्या होगा? संख्यावाची, संख्यावाची होगा। पहला पद में संख्यावाची और समूह का अर्थ निकलता है, तो उसको हम द्विगु समास कहेंगे। और कैसे पहचानेंगे जो द्विगु समास? देखिए और भी कुछ नियम है, उसी जिस तरह हम पहचानेंगे ये द्विगु समास। ये जो द्विगु समास में, इसमें जो संख्यावाची है पूर्व पद में, ये संख्या 1 से 9 तक रहेगा। 1 से 9 तक यदि रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास। जैसे सप्त सिंधु, तो 7 है ना, पूर्व पद में क्या है? 7, तो ये द्विगु समास है। क्योंकि मैंने कहा ना 1 से 9 तक की संख्या, इसमें संख्या रहेगी। तो सप्त सिंधु यदि कहेंगे, 7 सिंधु का समूह, सप्त सिंधु, तो यहाँ पर 7 है ना, तो ये चलेगा, ये द्विगु समास में है। समझ में आ रही है? और यदि मैं कहूँगी दोपहर, तो पूर्व पद में क्या है? दो पहरों का समूह, तो उसको हम दोपहर कहेंगे। उसी तरह क्या होगा? त्रिलोक, 3 लोकों का समार, क्योंकि मैंने कहा कि 1 से 9 तक संख्यावाची होगी। और चौराहा, 4 राहों का समूह, चौराहा। और 9 तक पड़ा, 1 से 9 तक, तो 9 रात्रियों का समूह, नवरात्र। और 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि व सप्तर्षि। 5 मढ़ियों का समूह, पंचमढ़ी। 7 दिनों का समूह, सप्ताह। 3 कोणों का समूह, त्रिकोण। 3 रंगों का समूह, त्रिरंगा। समझ में आ रही? और क्या है? और क्या है? और भी द्विगु समास के और भी कोई नियम है क्या? ना, इसमें 10 जो गुणन है, 10 गुणन, यहाँ पर 10 इंटू गुणन होता है। समझ में आ रहा है? जैसे 10 इंटू 10, तो क्या होगा? शतक। तो ये जो शतक है, तो शतक को यदि एक एग्जाम्पल लूँगे तो क्या होगा? सतसई, सतसई, सतसई मतलब 719 दुए हैं जो पर बिहार 10, 700, तो 100 समझ में, 10 इंटू 10 शतक हो गया। तो यहाँ पर 10 इंटू 10 जो शतक है, तो उसको भी वो भी द्विगु समास में आएंगे। जो शतक है 10 इंटू 10 शतक, ये सतसई, 719 दुए में है जो बिहार 10 लिखे हैं। और 700 का जो समार है, सतसई क्या है ना, 700 का समार है। और क्या होगा? और जो है और क्या रह गया है? 16, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये सब क्या है? ये सब जो संख्या है, ये द्विगु समास में नहीं होता है, ये द्विगु समास में नहीं आएगा। समझ में आ रही है? और क्या द्विगु समास में जो नियम बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं द्विगु समास में? क्या है ना, इसमें क्या है ना, समाहार समूह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? द्विगु समास में। किसे? जैसे मैं कहूँगी दो नाली, तो क्या हुआ? दो नालियों वाली। देखिए इसको क्या कहेंगे? बंदूक। दो नालियों की वाली क्या है? बंदूक है ना। बंदूक में दो नाली रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? दो नाली। दो राह क्या है? दो राहों का समूह, उसको हम क्या कहेंगे? दो राह। समझ में आ रहे? और क्या द्विगु समास का एग्जाम्पल है? और क्या द्विगु समास का एग्जाम्पल है? तिरंगा, जो हम पहले ही अब कहा कि तिरंगा 3 रंगों का समूह। और क्या है? और क्या है? नवरात्रा, जो 9 रात्रि का समूह। शताब्दी, 7 अवधियों का समूह।
शतक 100 का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, 5 बटों का समूह जिसको हम वृक्ष कहते हैं। और चौबारा किसको कहते हैं? 4 बारों का समूह। चवन्ती 4 अंतों का समूह। चवन्नी जो कहते चवन्नी 4 अन्नों का समूह है। चौमासा 4 मासों का समूह। ये सब क्या है? द्विगु समास के अंतर्गत है। समझ में? नेक्स्ट हम क्या जाएंगे? द्वंद्व समास जाएंगे। तो द्वंद्व समास यहाँ पर क्या है? देखिए द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास क्या है ना? यहाँ पर द्वंद्व समास जो है तो देखिए यहाँ पर द्वंद्व समास किसको कहते हैं ना? जिस समस्त पद के दो पदों का प्रधान हो और विग्रह करने पर और अथवा या अथवा एवं लगता है उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास का जो परिभाषा है क्या है ना? दोनों पद प्रधान है और यहाँ पर विलोम शब्द भी है और क्या है ना? और अथवा या जो विग्रह करते समय युजक चिन्ह भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? विग्रह करते समस्त पद में युजक चिन्ह है। तो समस्त पद में युजक चिन्ह है और अथवा या एवं ये सब विग्रह करते समय लगा जाता है। और यहाँ पर विलोम शब्द है और दोनों पद उभय पद क्या है? प्रधान है। जैसे हम लेंगे माता पिता, क्या लेंगे? माता पिता। देखिए यहाँ पर जो माता पिता तो बीच में क्या है? युजक चिन्ह है। तो युजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। और क्या और ये माता और पिता ये दोनों पद प्रधान है ना। तो समझ में आ रही है? और एक एग्जाम्पल लूँगी जे कि वो एवं लगा जाता है। जैसे मैं लूँगी क्या लूँगी? दूध रोटी। यदि मैं लूँगी क्या लूँगी? यदि मैं लूँगी दूध रोटी, क्या लूँगी? दूध रोटी। यदि हम दूध रोटी की विग्रह करेंगे तो क्या होगा? दूध और रोटी। क्या होगा? दूध और रोटी। दूध और रोटी। देखिए यहाँ पर दूध, ये तो दूध और रोटी ये उभय पद प्रधान है। तो यहाँ पर जो क्या है? यहाँ पर जो और का जो अभय चिन्ह है तो विग्रह करते समय लगा गया है ना। जो और अथवा भी लगेगा। समझ में आ रहे? अथवा या समझ में आ रहे? या लगा जाता है। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल लूँगी, क्या लूँगी? द्वंद्व समास जो है और क्या है? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल समझ में आ रही है? ये दोनों पदों के बीच पर जो युजक चिन्ह है, हाइपरलिंक जो चिन्ह है, इसके प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास और भी याद रखेंगे कि द्वंद्व समास 5 भेद है। क्या है? 5 भेद। समझ में आ रही है? क्या ना? इतरतर द्वंद्व क्या है? 5 भेद। जो द्वंद्व समास जो है ये है 5 भेद। समझिए 5 भेद। सुनिए या ध्यान से सुनिए, मैं क्या कर रही हूँ, क्या कह रही हूँ कि द्वंद्व समास 5 भेद है। नोट कीजिए क्या क्या है ना? इतरेतर द्वंद्व और क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व और क्या है? समाहार द्वंद्व और क्या है? संख्यावाची द्वंद्व। समझ में आ रहे? और कौन और क्या है? जैसे जिस तरह मैं कहूँगी इतरेतर द्वंद्व क्या है? और जो बीच में लगा जाता है। और जैसे मैं कहूँगी माता और पिता, दूध और रोटी, और या जो वैकल्पिक चिन्ह है, जो या वैकल्पिक द्वंद्व। तो यहाँ पर या क्या है? या कहाँ पर लगा गया? जीवन या मरण, आज या कल। और समाहार के अर्थ में जिसको कहते आदि, क्या कहेंगे? चाय आदि वाय, चाय आदि वाय, चाय वाय कहते हैं। और क्या कह रहे हैं? संख्यावाची में और क्या आता है? 64, 60 और 4 64 कहते हैं। 23, 20 और 3 उसको हम 23 कहते हैं। और क्या? डाला जो युजक चिन्ह लगा गया है, कहाँ पर लगा गया है? डाला युजक चिन्ह बाटी, युजक चिन्ह चूरमा, डाला बाटी और चूरमा। तन युजक चिन्ह मन, युजक चिन्ह धन। तो क्या होगा? तन मन और धन। सिमती हाथी युजक चिन्ह घोड़, युजक चिन्ह क्या होगा? पाल।
कि हाथी घोड़ा और पाल। समझ में आ रही है? दूध रोटी समझ में आ रही, क्या लगेगा? और लगेगा दूध और रोटी। उसी तरह और राम बलराम, यदि हम राम बलराम को विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राम और बलराम। उसी तरह राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, और कृष्ण अर्जुन क्या होगा? कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। सीताराम को यदि हम विग्रह करेंगे क्या होगा? सीता और राम। उसी तरह विग्रह करेंगे स्त्री पुरुष, क्या होगा? स्त्री और पुरुष। जीवन मरण, जीवन या मरण, आजकल, आज या कल, आय या वय, आय वय। और क्या कहेंगे? यश या उपयश, यश उपयश। समझ में आ रही है? जलवायु, जल और वायु, 93, 90 और 3। तो ये सब क्या है? द्वंद्व समास। और क्या द्वंद्व समास है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्या क्या है द्वंद्व समास में, समझ में आ रहा है? हम नेक्स्ट क्लास में बहुब्रीहि समास के बारे में जानेंगे। तो चलिए बहुब्रीहि समास में कह देती हूँ। बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं देखेंगे। प्लस नहीं, बहुब्रीहि समास और भी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुब्रीहि समास के बारे में समझाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में बहुब्रीहि समास के बारे में बताऊंगी। तो बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं, उसके जो नियम है, और कितने बहुब्रीहि समास के वर्गीकरण के बारे में मैं बताऊंगी। समझ में? यदि मेरी क्लास आप लोगों को आप सभी को यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और मेरे चैनल को यदि नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जो न्यू वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मेरे सारे वीडियो मेरे सारे वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।